नमस्कार, इनबीसी न्यूज के चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। दर्शकों, देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। विपक्ष साथ ही साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अनेक मुद्दों पर सियासत खेल रही है, अनेक एजेंडे पर प्रचार चल रहा है। लेकिन देखा गया है कि जनता के मन में क्या है ये तो जनता ही बताएंगी। लेकिन किन मुद्दों को खंगाल कर भारतीय जनता पार्टी महायुति साथ ही साथ इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर इस बार सियासत करने वाला है, इस बार चुनाव खेलने वाला है, चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम मौजूद है शिवाजी चौक में, जहां की हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष पुंड है, शरद चंद्र पवार गुट के, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष विशाल भोसले भी है, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर सियासत खेली जा रही है और जो विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है उन विपक्ष को किस प्रकार से वो खंडन करते हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है इस बार रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसका पलड़ा भारी रहेगा, साथ ही साथ जनता का जनमत किस ओर जाएगा? मी आशिष पुंड सर्वप्रथम तुम्हा सगळ्यांना या लोकशाही उत्सवाच्या शुभेच्छा देतो। येत्या 19 तारखेला आपला जो लोकशाहीचा उत्सव होणार आहे, यामध्ये मागील 15 दिवसामध्ये आपण बघितलं असेल की रामटेक लोकसभा क्षेत्राच्या बद्दल आपण जर बोलू इच्छिलो तर लोकशाहीची हत्या झालेली आहे। ज्या रश्मिताई बर्वेंनी नामांकन केलेलं होतं आणि आपला विदर्भालाच लगेचचा जो मतदारसंघ आहे अमरावती लोकसभा मतदारसंघ, तिथनं नवरीत नारायण राणा यांनी नामांकन केलं। यामध्ये आपण बघितलं तर दोन्ही याच्यामध्ये जी तफावत निर्माण झालेली आहे की एक नागपूर जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षा 2.5 वर्ष पद भूषवतात आणि कंप्लीट तो आपला कार्यकाल करतात त्याच जाती प्रवर्गातनं, त्यावरती त्यांच्यावरती कुठलाही आक्षेप येत नाही आणि लगेचच्याच मतदारसंघामध्ये म्हणजे अमरावतीमध्ये मतदारसंघामध्ये तिथे त्यांचं सर्वोच्च न्यायालयामधनं एकदा फेटाळलेला अर्ज सुद्धा बाद करण्यात येतो आणि त्यानंतर त्यांना आपल्या अधिकृत पक्षामध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी देण्यात येते। म्हणजे हे कुठेतरी महिलाच्या विरुद्ध या सरकारने आज छळ मांडलेला आहे। याचा जाब आमच्या रामटेक लोकसभा मतदारसंघामधनं प्रत्येक महिला आता त्यांनी हे इलेक्शन आपल्या अंगावरती घेतलेलं आहे की नाही, या सरकारला आम्ही आता धडा शिकवू आणि प्रत्येक वोटर्सने आता ही इच्छा बाळगलेली आहे की आम्ही या सरकारला, हे जे अच्छे दिन वाले सरकार आहे स्वयं घोषित जे झालेलं आहे की आम्ही यांना आपली आता यावेळेस जागा दाखवू। क्या लगता है किसको जनमत जाएगा इस बार? हा यावेळेचा जो निकाल राहणार आहे हा अनपेक्षित असा निकाल राहणार आहे आणि हिस्टोरिकल निकाल राहणार आहे। रामटेक लोकसभा मतदार क्षेत्रामध्ये भूतो न भविष्य असा हा निकाल यावेळेस येणार आहे। म्हणजेच आमचे इंडिया आघाडीचे जे उमेदवार आहेत तेच 25 ते 30 हजाराच्या लीडनी यावेळेस निवडून येणार आहेत। आपने जो मुद्दा उपस्थित किया है रश्मि बर्वे का नामांकन खारिज किया गया है, साथ ही न्यायालय ने बताया है और याचिकाकर्ता ने बताया है कि गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से उनका नामांकन खारिज किया गया है। तो क्या लगता है ये योग्य है गलत इन्फॉर्मेशन देकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनका सपोर्ट नहीं करूंगा गलत डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंटेशन अगर गलत रहता था तो 2.5 साल जब उन्होंने जो मिनी आमदार की बोलते जिसे लोग जिला परिषद नागपुर की, वहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ा जो पद है अध्यक्ष का वो 2.5 साल निभाया, तब कोई नहीं आया, तब ना किसी ने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट हम क्रॉस चेकिंग के लिए डालते। जैसे ही उनको लगा कि नहीं अब ये महिला उम्मीदवार सक्षम महिला उम्मीदवार है, एक अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपने एक महिला को आगे लाने वाली महिला है, तो उनका जो डर था वो साफ दिख रहा था। नहीं तो उनको दूसरी पार्टी से कैंडिडेट अपने पार्टी में लाके आयात करके खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अगर उनकी यंत्रणा को दबा के उनके फार्म को काटा गया, ऐसी सब गलत धारणाएं विरोधी पक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है और महिला को सामने लाकर एक इमोशनल वातावरण बनाने का एक झूठा वातावरण तैयार किया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो राजू पारवे एक उमरेड के आमदार थे और एक विरोधी पक्ष में आमदार रहते हुए वहाँ पे भाजपा के पहले आमदार थे, उसके बाद हमारी टिकट वहाँ पे पराजित हुई, उसके बाद राजू पारवे वहाँ से बड़ी मतों से चुन किया और विरोधी पक्ष में रहते हुए उन्होंने जो वहाँ पे विकास कार्य किया और जो लगन विकास कार्य की उन्होंने वहाँ पे चढ़ाई, उसको देखकर
शिवसेना के नेता आदरणीय हमारे सीएम, उन्होंने उनको लिया पक्ष में और उनको एक संधि, रामटेक लोकसभा के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था, उसलिए उनको एक संधि दी गई और उनको पक्ष की टिकट दी गई। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले विगत 15 साल से हम युति के साथ काम कर रहे हैं, चाहे फिर उद्धव जी हमारे साथ जब रहे तब हमने प्रामाणिकपणे काम किया, उसके बाद अभी सीएम साहब हमारे साथ है तब भी हम प्रामाणिकपणे राजू जी पारवे का प्रचार कर रहे हैं। और आप जनमत भी ले लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी राजू पारवे की नहीं, किसी रश्मि पारवे की नहीं, ये एक देश में की अस्मिता की निवडणूक है, देश के सुरक्षा की निवडणूक है। और हर नागरिक को, अब विरोधी पक्ष प्रचार करता है कि संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान को गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन संविधान को रखकर और संविधान को सम्मान देकर ही मोदी सरकार ने हर बार काम किया और काम करती रही है। जो है सहानुभूति की सियासत खेली जा रही है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया आघाड़ी की ओर से, यह आरोप लगाया है आपके प्रतिपक्ष ने, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बात में कहीं पर भी वेटेज नहीं है। अगर मुझे बताइए कि शिंदे सेना की तरफ से ये पूरे रामटेक लोकसभा क्षेत्र में एक कोई नगर सेवक आज तक चुन किया है या किसी ने उनके पार्टी में पक्ष प्रवेश किया है? कोई पंचायत समिति सदस्य नहीं है, कोई जिला परिषद सदस्य नहीं है, ना ही ये पार्टी का कोई बैकग्राउंड है। उसके बावजूद अगर ये आरोप लगा रहे तो ये झूठे आरोप है, इनके आरोपों में कहीं पर भी तथ्य नहीं है, ना इनकी कहीं संगठन है। ये सिर्फ बीजेपी के काम पे या बीजेपी के संगठन के ऊपर ये काम कर रहे हैं, इनका खुद का कहीं पर भी संगठन नहीं है। सीएम साहब के सिर्फ खुद का प्रेस्टीज रखने के लिए ये रामटेक गढ़ मुझे होना करके ये सीट ली गई है। अंतर्गत विषय तो ऐसा है हमारी माहिती के हिसाब से कि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता पूरे नाराज है कि हम कांग्रेस वालों को कैसे वोट दें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, यह भी आरोप जो है आशीष पुण्य ने लगाया है, किस प्रकार से खंडन करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रयास था, एक विनंती थी उनको कि यह टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। देश में पूरा सरकार, अगर केंद्र सरकार में सबसे बड़ी मेजॉरिटी अगर तो बीजेपी है, और उस नाते हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने, रामटेक के लोकसभा सभी पदाधिकारी, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट मोड में सीएम जी को बोला था, देवेंद्र जी को बोला था कि टिकट हमें भारतीय जनता पार्टी का मिलती है तो और अच्छा काम या संगठन और मजबूत होता है। पर जब कहीं युति होती है तो उसके एक तांत्रिक मापदंड ठहरे होते, एक में के शब्दों का सम्मान होता है, और उसी शब्द सम्मान की लाज रखकर हमने फिर सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सीएम जी का अनुरोध मानकर, उन्हीं को मानकर ये टिकट हमने फिर वापस शिवसेना को, मतलब शिवसेना की टिकट है, शिवसेना का रामटेक लोकसभा शिवसेना की टिकट है, हमने सिर्फ उस पर दावा किया था, लेकिन दावा करने के बाद अगर टिकट देती नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने नाराजी जताने के बाद लोग काम कर रहे हैं, ऐसा अगर आरोप आशीष जी लगा रहे तो मैं कहता हूं कि वो आरोप सर्वथा निराधार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 28 बूथ पर, रामटेक लोकसभा जितनी भी 28 बूथ है, सभी 28 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ कार्यकर्ता गुमराह कर रहे हैं और उनका कहीं पर भी सपोर्ट नहीं है। अध्ययनहीन सियासत, साथ ही साथ अकार्यक्षम सांसद चुना गया पिछली पंचवार्षिक में, यह आरोप लगाया है आशीष पुण्य ने, क्या बताना चाहेंगे इस पर, क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, आशीष जी का आरोप सर्वथा निराधार है। पिछले 10 सालों से कृपाल जी तुम्हारे यहाँ पर सांसद थे, उन्होंने भी हर काम किया, लेकिन अगर एखादा कोई सांसद या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव के संगठन में अलग अलग विभिन्न पहले रहते हैं, हर बार एक ही आदमी को टिकट दिया जाए, ना ये शिवसेना का उसूल है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये एकमात्र अगर घरानेशाही चल रही है तो सिर्फ कांग्रेस मात्र और कांग्रेस में चल रही है। आप सभी तरफ देख लीजिए, अगर उनके आज भी उम्मीदवार अगर हर लोकसभा में खड़े तो आप उनका क्राइटेरिया देखेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं परिवारवाद आपको नजर आते हुए दिखेगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सर्वसाधारण कार्यकर्ता को उनके काम के मापदंड पर, कार्यों के आधार पर, पारिवारिक जनसंवाद और कार्यकर्ता के मिलाप के आधार पर उनको टिकट का वाटप किया जाता है, और यहीं पे कम ज्यादा होता है। सर्वे हुआ, सर्वे में कहीं ज्यादा कम ज्यादा नाम हुए, जिस सर्वे पे नाम पर आधार पर जो सर्वे का उम्मीदवार का नाम है उनको टिकट दिया गया, और इनका कहना है कि कहीं पंचायत समिति, जिला परिषद इनका है नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। अगर युति है तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी का, पूरे देश में अगर कई जगह संगठन नहीं होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिली, अगर वहाँ शिवसेना का संगठन मजबूत है तो वहाँ शिवसेना का संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर। संविधान का हनन होगा, ये भविष्य कथन उन्होंने किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब संविधान बना तब ना कोई पक्ष था न कोई सरकार थी,
संविधान तब भारत के सभी लोगों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सब समिति बनाई थी, उस समिति में जो भी 14-15 लोग प्रमुख थे, उस सभी लोगों ने भारत के देश के सभी मापदंडों को एकत्रित कर वो संविधान बनाया। और वो संविधान को छेड़ने की अगर बात करते हो, संविधान को अगर सम्मानजनक बात देने का अगर दर्जा लाते हैं, तो उसमें हर बार कांग्रेस ने चुप की। आप पीछे का पन्ना पलट के देख लीजिए कि हर बार उन्होंने अपने वोट के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ स्वार्थी लोगों को भड़कर हमेशा उनका उपयोग किया है और उनको सत्ता मिलाने के लिए विगत 45-50 साल से उनका उपयोग किया गया। लेकिन जब मोदी जी आए और मोदी जी ने संविधान का सही अर्थ बताने की कोशिश की, संविधान को सही तरीके से चलाने के लिए जब सुचारू रूप से देश में लाया गया, तो उसका विरोध होने लगा और विरोध में यही सब लोगों सामने थे। आज भी तब घर में खाने के लिए भारतीय की जितनी भी जनता थी ना, जब कोरोना फैला था, तब एक दाने के लिए पूरा देश मोहताज था। कहीं बाहर आदमी निकल नहीं सकता था, पैसे कमा नहीं सकता था और 2 जून की रोटी के पैसे जमा करके 2 जून की रोटी की बंदोबस्त नहीं कर सकता था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान किया कि सभी देश के जनता भूखी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए जो उस वक्त उन्होंने राशन बांटने का निर्णय लिया, बस वो निर्णय को कायम रखने का एकमात्र उद्देश्य था कि एक बार अगर चालू किया है तो उसको धीरे धीरे करते हुए कम आएंगे। लेकिन क्या होता है, अगर एक साथ भी कम कर दिया तो वहां से भी विपक्ष चिल्लाता है कि सिर्फ राजनीति के लिए आपने उस वक्त राशन बांटा था। देखिए, जब कोई सरकार चलाता है, उनको 2 पहलू रहते हैं, एक तो उनका भावनिक रहता है और एक दूसरा रहता है जो स्ट्रेटेजी बनती है। अगर एक साथ बंद कर देते तो वहाँ से भी विरोधक उसका हल्ला गुल्ला करेंगे। इसलिए अगर उसको धीरे धीरे कम करना, मैं इसके बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि वो फुकट में राशन बांटना चाहिए, काम करके करना चाहिए। और आशीष जी ने दूसरा मुद्दा था कि युवराज युवा बेरोजगार है। मैं चोट के डंके के चोट के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जितने भी लोक प्रतिनिधि नागपुर शहर हो चाहे पूरे देश के हो, हर जगह नमो रोजगार सम्मेलन हुआ और हजारों लोगों को नौकरियां उनके क्रेडिट के बदौलत मिली, उनके क्राइटेरिया के बदौलत मिली। आप जाके कागजात उठा लीजिए। अगर मेरे को 2 दिन पहले बोलते तो मैं उसका सबूत के साथ मैं आपको बता देता कि कितने युवक रोजगारों को नौकरी लगी है। मोदी सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं लाई। अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू, अभी तो आचार संहिता हम खुलकर बोल नहीं सकते उस बारे में। अनेक योजनाएं ऐसी है कि जिसमें डायरेक्ट रोजगार देने का प्रावधान मोदी सरकार ने रखा है। नमो रोजगार का सबूत दिया है। युवाओं की बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं जो प्रश्न चिन्ह आपने उपस्थित किया था, उसका जवाब जो है प्रतिपक्ष की ओर से दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? मैं वही आपको बार बार बता रहा हूँ कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। 15 लाख से मैंने यहाँ शुरुआत की। आपको कहानी 15 लाख से शुरू होकर सीधी 5 किलो अनाज पे आके रुक गई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको और देश की जनता को अनपढ़ बनाना है। इनको बांटते रहो और राजनीति करते रहो। डिवाइड एंड रूल इनकी पॉलिसी है। रहा नमो रोजगार के बारे में, नमो रोजगार में ये हम सबको पता है कि वहाँ पर कम से कम 15 लाख अर्ज आए थे और 15 लाख अर्ज में से सिर्फ गिने चुने इन्हीं के पहचान वालों में से ग्रुप में से 1500 लोगों को नौकरी दी गई थी। वो 0.15 का रेशो होता है, ये नौकरी देना होता है। मुझे बताइए, 15 लाख युवा बेरोजगार है रामटेक लोकसभा क्षेत्र में, जिन्होंने युवा क्या नमो रोजगार मेळावा में फॉर्म भरा था। 0.15 का रेशो इनका सक्सेस रेशो के बारे में कुछ बोलिए आप। समर्थन में है जो बोला है आशीष पुंड ने, जी हाँ। नमो रोजगार के तहत किसी को नौकरी नहीं मिली, ये बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है जो नमो रोजगार लिया गया था, उसमें किसी को नौकरी नहीं मिली। आपके बेटों को मिली, आपको मिली। क्या सत्य परिस्थिति क्या बताना चाहेंगे आज जनता? मैं आशीष पुंड जी के समर्थन में हूँ। मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को नौकरी नहीं मिली है, ना रोजगार मिला है। आज भी हम लोग सड़क पे घूम रहे हैं रोजगार के लिए। बताए कहाँ से रोजगार मिला है? साथ ही कुछ और लोग हमारे पकौड़े बेचो, ऐसा जो है एक ताना मारा गया है आशीष पुंड की तरफ से। नहीं, उसमें बहुत सारे लोग जो है हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी है हमारे यहाँ मोदी जी, उनका एक जो शब्द का एक अर्थ जो अलग निकाला गया है कि उनका कहना था कि आप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग और युवा उतरने को होना। आप पकौड़े बोले तो एक गलत बात नहीं पकौड़े बेचना। एक तो बिजनेस है, अगर कोई भी पकौड़ा बेचता तो कम से कम 5,000 रुपये रोज का कमाता है आदमी। और अगर चाय वाला, तो आपको उदाहरण तो आपके पास, पर चाय वाले अगर आज देखोगे तो आप हर जगह चाय की दुकान लगी है और चाय वालों का इनका रोज का जो काउंटर है कम से कम 8 से 10 रुपये तक है। तो मोदी जी का ये कहना था कि हर आदमी कैसा भी, मैं 10वीं पास हो गया तो मेरे को जॉब इंजीनियरिंग की मिल नहीं सकती, या मैं 12वीं पास में, तो मैं जो रोजगार के लिए जो क्वालिफिकेशन आज जर आप अगर देखोगे तो युवाओं के पास जो क्वालिफिकेशन नहीं है जो उनको होना है, उनकी ऐसी है। अगर मेरे को कुछ काम होना तो मेरे को काम इतना हाई फाई होना कि टॉप लेवल का काम होना है मेरे को आज, पर आज मेरा क्वालिफिकेशन उतना नहीं है।
तो तकलीफ वो होती है कि मेरा क्वालिफिकेशन उतना रहता नहीं और मैं जो मेरी एक्सेप्टेशन जो है जो ज़्यादा है। तो कोई भी आज मेहनत वाला काम करने के लिए तैयार नहीं। आज अगर इतने आप MIDC आए, मिहान है, अपनी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज आमदार साहब के थ्रू आज यहाँ पे मिहान जैसे होगा, MIDC और बुट्टीपुरी है, पर लड़कों को जो आज युवाओं को लगता है कि मेरे को काम जो क्वालिफाइड है उससे ज़्यादा आपको स्किलफुल बनना है। तो अगर आप स्किल के आधार पर काम करते हैं तो कोई भी काम खराब नहीं होता है। डोली चाय वाला की अगर आप बात करेंगे तो उसके साथ में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी फोटो खिंचवाने आ रहा है और सारी सेलिब्रिटीज जा रही है, वो गलत है क्या? वाह वाह वाह, ताली बजाओ। तो मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है। आपको स्किलफुल बनना है और स्किलफुल बनने के लिए मोदी जी ने हर तरीके का प्रयास किया है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बात का भी समर्थन आशीष पुंज ने किया है कि डिग्री लेकर आप चाय बेच सकते हो। इसको किस प्रकार से, लेकिन एक ताने के स्वरूप में उन्होंने बोला है। मुझे बताइए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही है क्या नौकरी मिल जाए? नौकरी मिले यही एजुकेशन का पर्पस है क्या? सच को सच बोलना, गलत को गलत बोलना अगर हम एजुकेशन के माध्यम से नहीं सीख सकते तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। और एजुकेशन आपको केवल उसके लिए काम में आएगा, स्किल आपको हर जगह काम में आएगा। आपका कोई बिजनेस हो, आप सब्जी बेचते हो, उसमें भी अगर आप अलग ढंग से काम करते हो तो आपका बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। कई उदाहरण इस देश के सामने खड़े हैं। स्किल के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं, ये भी छुपे तौर पर उन्होंने कहा है। क्या बताना चाहते हैं? मुझे बड़ी प्रशंसा करने की इच्छा हो रही है उनकी, क्योंकि वो खुद शिक्षक है। अगर खुद शिक्षक होके अगर साल के 100-200 लड़के अगर उनके पास से निकल रहे हैं और उनको एजुकेटेड कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर डिग्री लेके अगर चाय पकौड़ा बेचना है, तो मुझे बड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थन में है क्या? मैं यहाँ पे शिवसेना तालुका प्रमुख नगर सेवक हूँ, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हिंगना में। यहाँ पे जो अपने को आज़ादी मिली है, आज़ादी मिली तो जो विकसित भारत हुआ है, राजीव गांधी थे उस टाइम में, इंदिरा गांधी थे, गांधी परिवार ने त्याग किया, ये सब अपन देख रहे हैं। लेकिन 2014 से स्वतंत्र मिला बोलते तो ये कुछ तो भी लोगों को पसंद आया नहीं है। उनके भाड़ोत्री, कोई हीरोइन रहती है, कोई कुछ रहती है, कुछ बोल देती है कि भारत देश स्वतंत्र हुआ 1914 को या 2014 को, तो इसके पहले क्या भारत में कुछ भी नहीं था क्या? हाँ, और बोलते हैं अबे उन्होंने क्या किया? अरे जो बेच रहे वही तो किया उन्होंने। हाँ, जो बेच रहे वही तो किया उन्होंने। और फालतू की टीका टिप्पणी करके उनके जो बागड़ बिल्डर रहते उनके थ्रू वो कहला लेते हैं। आजकल और टीवी में जो दिखाना है वो दिखाते नहीं है। आजकल अपन देख रहे हैं कि कोई एक आधा जवान शहीद होता है, वो होता तो कुछ दिखता नहीं है। और उनका सब चैनल, अभी आप भी चैनल वाले हो, चलो एक अच्छी बात है, आप इधर जनता के दरबार में आए हैं, जनता से पूछ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने जो महाराष्ट्र में जिस तरह पक्ष फोड़ा-फोड़ी किया है और इनके एक शिवसेना फोड़ी है, फिर भाजपा फोड़ी है, इनको बाळासाहेब ठाकरे का चित्र होना था, फोटो होना था। क्या मोदी का चित्र नहीं चल सकता क्या इनको? शरद पवार का चित्र होना, इसका चित्र होना, इसका पोस्टर होना, ये होना, वो होना। और पक्ष फोड़ के ओरिजिनल भाजपा वाले साइड में चले गए। ओरिजिनल भाजपा वाले इसमें है ही नहीं, वो पीछे टांग खड़े करके बैठे और ये जिनको बाहर से लाए उनको उम्मीदवार दे रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको खड़े कर रहे हैं, सब बटोर के कर रहे हैं। और भारत जो देश है तो ये भारत देश है, कोई मोदी का देश नहीं है। और ये मोदी देश कोई कदापि कोई जनता सहन करेगा नहीं। ये है भारत देश और भारत ही नाम रहने चाहिए। आजकल टीवी में मोदी कर रहे हैं, लेकिन मोदी का नहीं, ये भारत देश है। ये दर्शकों, जिस प्रकार से आपने जो है ये प्रतिद्वंद सुना, कई मुद्दे उठाए गए विपक्ष की तरफ से। इंडिया गठबंधन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार गुट से जो आशीष पुंज थे, साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से विशाल भोसले भी हमारे साथ मौजूद थे, साथ कुछ युवा मौजूद थे, जनता भी मौजूद थी, जहां की कई मुद्दों का खंडन हुआ, कई मुद्दों के जवाब मिले। लेकिन ये देखना तो काफी रोचक रहेगा कि आखिर किसकी सरकार जो है आगामी दिनों में बनती है, इस इलेक्शन के बाद बनती है, तो काउंटिंग में ही देखना पॉसिबल होगा। लेकिन रामटेक लोकसभा का मूड किस ओर है, इस बात को टटोलने की जो है इस मुद्दों के और इस प्रतिद्वंद के माध्यम से हमने यहाँ जो है चर्चाएं की। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC न्यूज के लिए नागपुर।